हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस के बारे में। तो सोशल केस वर्क में जो सोशल डायग्नोसिस होती है ना, तो कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होती है सोशल केस वर्क की। तो उसके अंदर एक स्टेज के अंदर डायग्नोसिस भी आता है। तो डायग्नोसिस क्या है, पहले तो ये समझेंगे कि क्या होता है डायग्नोसिस, फिर उसके क्या टाइप्स हैं। तो ये तीन जो टाइप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स यानी कि ज़्यादातर बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि ये वाली, अगर हम ये काम कर रहे हैं पेशेंट के साथ या क्लाइंट के साथ, तो ये कौन सी डायग्नोसिस के अंदर आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। अब ये आपका चैप्टर 3 जो है यूजीसी नेट सिलेबस का सोशल वर्क का, उसके अंदर आता है। और केस वर्क के अंदर जो है डायग्नोसिस जो होती है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला जो है, पहले ये समझते हैं कि केस वर्क के अंदर कौन कौन सी फेजेस होते हैं, है ना। तो टोटल मैरी रिचमंड ने 1917 में 3 फेजेस बताए थे सोशल केस वर्क के। पहला जो है वो है सोशल इन्वेस्टिगेशन, या उसको हम कहें साइको सोशल स्टडी। दूसरा डायग्नोसिस। और तीसरा हमारा ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। तो टोटल 3 जो फेजेस है वो मैरी रिचमंड ने दिए थे। लेकिन अब इन 3 फेजेस को हमने क्या किया, 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। 5 स्टेजेस कौन कौन सी? पहला सोशल इन्वेस्टिगेशन और स्टडी, पहली स्टेप। दूसरा असेसमेंट, असेसमेंट के अंदर ही हमारा डायग्नोसिस आता है ना, असेसमेंट कह लो या डायग्नोसिस कह लो। तीसरा इंटरवेंशन, जो आप एक्टिविटीज़ करेंगे, जो आप इंटरवेंशन कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, वो। चौथा टर्मिनेशन। और पांचवा इवैल्यूएशन, कि आपने जो काम किया उसने जो रिजल्ट दिए वो सही है या नहीं, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए थे क्लाइंट में, जो इम्प्रूवमेंट होना था वो हुआ कि नहीं, इसलिए आप इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। तो अब सोशल डायग्नोसिस जो है आपका वो किस में आता है? असेसमेंट। या तो आप असेसमेंट कह लो या सोशल डायग्नोसिस कह लो। तो सोशल डायग्नोसिस है क्या? ठीक है। तो सोशल डायग्नोसिस और असेसमेंट इज द अटेम्प्ट टू अराइव एट एन एग्जैक्ट डेफिनेशन एज फार एज पॉसिबल ऑफ द सोशल सिचुएशन एंड पर्सनालिटी ऑफ ए गिवन क्लाइंट, है ना। तो यहाँ पे हम किसी क्लाइंट, जो क्लाइंट है जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी सोशल सिचुएशन क्या है उसके बारे में हम पता कर लेंगे एग्जैक्टली कि हाँ ये सोशल सोशल सिचुएशन है उसकी। और उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें, है ना, वो कैसे बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें एक सोशल वर्क इसमें सोशल डायग्नोसिस में या असेसमेंट में पता करता है। ठीक है। इट इज़ सर्च फॉर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ आप कॉज ऑफ द प्रॉब्लम भी पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम जो है उसके कॉजेज क्या क्या हैं, विच ब्रिंग्स द क्लाइंट टू द सोशल वर्कर फॉर हेल्प, यानी कि जिस कॉज से, जिस प्रॉब्लम के कॉज से वो सोशल वर्कर के पास आया है मदद के लिए, तो वो कॉज को पता करना, है ना, वो किस में होगा, आपका असेसमेंट में होगा या डायग्नोसिस में होगा। अब इट इज़ एन एफर्ट टू डिड्यूस फ्रॉम द मटेरियल अवेलेबल सीन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट द वर्कर नोज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रियलिटीज़, है ना। तो पहले से सोशल वर्कर क्या होता है, ट्रेंड होता है, उसको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता होता है, सोशल रियलिटीज़ के बारे में पता होता है, क्योंकि उसने पढ़ा है, उसको थियोरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो वो क्या करेगा कि जो मटेरियल उसके पास अवेलेबल है क्लाइंट के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो इससे रिलेट करेगा, जो उसने पढ़ा है थियोरेटिकल नॉलेज से, और उसके साथ में उसको बैकग्राउंड से कनेक्ट करके और फिर पता लगाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है क्लाइंट को, और ये फैक्टर्स जो हैं वो उसको उस प्रॉब्लम को कॉज कर रहे हैं, और ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी ताकि उससे वो प्रॉब्लम कम की जा सके या उसको सॉल्व किया जा सके, है ना। तो व्हाट चेंजेस कैन बी ब्रॉट टू ओकर विच विल रिड्यूस और इरेडिकेट हिज प्रॉब्लम, है ना। तो क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं जिससे कि उसकी प्रॉब्लम कम की जा सके, एंड व्हाट स्टेप्स द केस वर्कर कैन टेक टू फॉरवर्ड दीज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अब कंटेंट क्या है, सोशल डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें की जाती है, असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न है ना, क्या चीज़ें होती है, 3 चीज़ें आप करते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न आप देखेंगे। तो पहला कि आप नेचर ऑफ प्रॉब्लम पता करते हैं कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, एंड द गोल सॉट बाय द क्लाइंट। अब प्रॉब्लम का नेचर क्या है और वो क्लाइंट उस प्रॉब्लम से बाहर किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसका गोल क्या है, वो आखिर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कहाँ पहुँचना चाहता है। तो नेचर ऑफ क्लाइंट वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है, और प्रॉब्लम का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है, और सॉल्यूशन क्या क्लाइंट चाहता है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ प्रॉब्लम में आ गई। दूसरा, द नेचर ऑफ द पर्सन हु बियर्स द प्रॉब्लम। अब यहाँ उस पर्सन का नेचर क्या है, उस पर्सन का बिहेवियर, एटीट्यूड जो है उसका बिहेवियर आपको जानना होगा। तो जो नेचर है पर्सन का वो है हिज सोशल एंड साइकोलॉजिकल सिचुएशन एंड फंक्शनिंग।
तो नेचर में क्या क्या आ गया है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सिचुएशन एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तीसरा, द नेचर एंड पर्पस ऑफ द एजेंसी एंड द काइंड ऑफ हेल्प इट कैन ऑफर एंड और मेक अवेलेबल। तो तीसरी चीज़, आपको नेचर और पर्पस ऑफ एजेंसी भी होनी चाहिए। अब जिस पर्पस के लिए एजेंसी बनी है वो वही काम करेगी, कुछ एक्स्ट्रा काम तो करेगी नहीं, वो कुछ दूसरा काम नहीं कर सकती, है ना। तो ये तीनों चीज़ें जो है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ फॉलो करना पड़ेगा आपको। तीनों चीज़ों का नेचर असेसमेंट जब आप करते हैं किसी क्लाइंट का, तो तीनों चीज़ आपको देखनी होती है कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, क्लाइंट का नेचर क्या है, और एजेंसी का नेचर क्या है। अगर एजेंसी का नेचर उस क्लाइंट की प्रॉब्लम के साथ मैच नहीं हो रहा है ना, जिस इंटेंशन के साथ एजेंसी बनी है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम में है ही नहीं, तो फिर वहाँ वो काम नहीं आएगा, वो एजेंसी काम नहीं आएगी। फिर आपको दूसरी एजेंसी उसको बतानी पड़ेगी क्लाइंट को कि आप यहाँ जाओ, इस एजेंसी में जाओ, ठीक है। चलिए आगे। तो पहला जो 3 तरह की हमारी डायग्नोसिस है, उसमें सबसे पहला हम बात करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस की, दूसरी हमारी इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस, और तीसरी जो हमारी है वो है डायनामिक डायग्नोसिस, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या है कि इसमें क्या करता है कि देखिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादातर मेडिकल यूज़ में काम आती है कि आप क्लाइंट को क्या करते हैं इसमें कि उसके नेचर ऑफ सिकनेस के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि एड्स के मरीज़, मलेरिया के मरीज़ हो गए, या टाइफॉइड के मरीज़, तो हम क्या करते हैं कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस क्लाइंट को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या होता है कि इसमें क्या करेगा, द क्लाइंट को जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा उसकी सिकनेस के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। एग्जांपल कि जब पेशेंट या फिर क्लाइंट जो है वो सिजोफ्रेनिक है, साइकोपैथ है, टाइफॉइड है, एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ जो सिकनेस है वो इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। ही आइडेंटिफाइज सर्टेन फॉर्म्स एंड क्वालिटीज ऑफ क्लाइंट्स पर्सनालिटी एंड माल फंक्शनिंग इन हिज बिहेवियर। तो जो सोशल वर्कर है वो क्या करेगा, क्लाइंट की जो क्वालिटीज़ है, उसकी पर्सनालिटी है, उसको पता करेगा, और माल फंक्शनिंग क्या है उसके बिहेवियर में, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ रही है, कुछ बीमारी है, तो वो पता करेगा और उसको उस हिसाब से क्लासीफाई करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द क्लिनिकल डायग्नोसिस डिस्क्राइब्स बोथ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम तो पता करता ही है, एंड इट्स रिलेशन टू द क्लाइंट एंड द हेल्पिंग मीन्स एंड गोल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस में सोशल वर्कर पता करता है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, उसका रिलेशन क्या है क्लाइंट से, और हेल्पिंग मीन्स एंड गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस था जहां पे हम नेचर ऑफ प्रॉब्लम के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं क्लाइंट्स को। दूसरा हमारा इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस। तो इटियोलॉजिकल का मतलब होता है हिस्ट्री, है ना, किसी भी चीज़ का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। तो यहाँ नाम से हमको समझ में आना चाहिए कि इटियोलॉजिकल जो है कि हम उसमें ये देखते हैं कि उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई, लाइफ हिस्ट्री का के बारे में पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना, बिगिनिंग ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, है ना। यहाँ से हमको पता चलेगा कि क्या 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 उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेगी कि वो उसकी एबिलिटी क्या है, पहले अगर उस तरह की प्रॉब्लम आई है तो उसने कैसे डील किया है ना, कितने उसकी स्ट्रेंथ है उस प्रॉब्लम के साथ डील करने की या नहीं है ना, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है उसके पास। तो पूरी हिस्ट्री हमको देखनी है, कब एक्सीडेंट हुआ था, कितने पेरेंट्स में क्या क्या, लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी, है ना, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो उसके साथ हम उसको कनेक्ट, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं कि व्हेन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्लाइंट्स प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आर इन द सेंटर ऑफ अटेंशन, द प्रेजेंट प्रॉब्लम इज सीन इन द टर्म्स ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो ठीक है, प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है अटेंशन हमारा वहीं होता है, लेकिन हम उसको कनेक्ट करते हैं पास्ट से, और जो पुराने एक्सपीरियंस है, इवेंट्स हुए हैं उसकी लाइफ में, उससे कनेक्ट करते हैं। तो इटियोलॉजिकल में आपको ये ध्यान रखना है। अब जो चौथा पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो टेल्स हाउ फॉर ए पार्टिकुलर डिस्टर्बेंस हैज बीन अफेक्टिंग हिज सोशल फंक्शनिंग, वाई हिज पार्टिकुलर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज बीन परसिस्टिंग, हाउ ही हैज बीन कोपिंग विद द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि सोशल फंक्शनिंग उसकी कैसे धीरे धीरे अफेक्ट हो रही है, ये कैसे परसिस्ट किया, ये अगर प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है कि उसको सोशल वर्कर के पास आना पड़ा, तो ये कैसे परसिस्ट किया, है ना, कैसे सोसाइटी उसको ट्रीट कर रही है, एनवायरनमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है उसकी, ये सारी चीज़ें। तो उसने कैसे उसको कोप किया, उसने अपनी तरफ से तो किया ही होगा कोशिश कि उसको सॉल्व की जाए, लेकिन वो कर नहीं पाया, है ना, तो इसीलिए वो सोशल वर्कर के पास जा रहा है। तो उसकी जो कोशिश है उसके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या उसने कोशिश की, व्हाट आर हिज पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड हाउ फार दीज पॉजिटिव फैक्टर्स कैन बी मॉडिफाइड और अल्टर्ड, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ्स जो है उसको भी पता करना है, और जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ये हमको पता करना है।
अब लिमिटेशंस तो इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस की होगी, क्योंकि ये पास्ट के बारे में डील करता है ना, क्या क्या दिक्कतें पहले हुई उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ करंट एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन फुल्ली ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पर्सन और प्रॉब्लम। तो ये बोलना चाह रहा है कि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसकी लाइफ हिस्ट्री से कनेक्ट करके, है ना। तो यहाँ पे एक ये लिमिटेशन है ना। इट्स लिमिटेशन हैज़ बीन वेरी अप्रोप्रिएटली पुट इन बाय रिचमंड, है ना। मैरी रिचमंड ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया कि लिमिटेशंस क्या है इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस की। देखिए, ए पर्सन इज ओनली हाफ अंडरस्टूड व्हेन वन नोज हाउ एवरीथिंग इन हिम केम अबाउट। अब बोल रहा है कि जब आप उसकी हिस्ट्री जानते हैं, सिर्फ उसके जो हिस्ट्री को जानेंगे तो सिर्फ हम उसको आधा ही समझ रहे हैं उस पर्सन को, है ना। ओनली ए डेड मैन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ पास्ट। तो ये बहुत बड़ी लाइन इन्होंने बोली कि जो डेड है उसी के बारे में हम पूरा क्लियरली जान सकते हैं, कि उसके पास्ट के बारे में जानेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान कैसा था, है ना। क्योंकि प्रेजेंट तो आप जान ही सकते क्योंकि वो डेड है। तो इसीलिए बोल रहा है कि हम उसको, अगर वो जिंदा है तो उसके बारे में सिर्फ आधा ही हम पता कर सकते हैं अगर हम उसका पास जान रहे हैं। तो प्रेजेंट जो फैक्टर्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हेंस डायनामिक डायग्नोसिस शुड बी कंकरेंटली अंडरटेकन टू सप्लीमेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन एज ही इज टुडे। तो डायनामिक जो डायग्नोसिस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस तो करनी है, लेकिन इसके साथ जो डायनामिक डायग्नोसिस है जिसमें हम प्रेजेंट फैक्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, जो प्रेजेंट फैक्टर जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उन उसके ऊपर ध्यान देते हैं, वो ज़रूरी है इसके साथ में कंटिन्यू करना, है ना, कॉन्करेंटली। तो डायनामिक डायग्नोसिस में क्या होगा कि हम प्रेजेंट फैक्टर्स पे ध्यान देंगे। तो ये वही है कि इटियोलॉजिकल के साथ में आपको डायनामिक डायग्नोसिस करनी है। अब डायनामिक डायग्नोसिस मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। तो आगे देखते हैं डायनामिक डायग्नोसिस क्या है। अब डायनामिक डायग्नोसिस गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट प्रॉब्लम। देखिए, अब यहाँ पे हम करंट पे फोकस कर रहे हैं कि करंट प्रॉब्लम क्या है ऑफ द क्लाइंट एंड द फोर्सेस करंटली ऑपरेटिंग विद इन द क्लाइंट, विद इन द सोशल एनवायरमेंट एंड बिटवीन हिज एनवायरमेंट। तो पहले तो हम करंट प्रॉब्लम के बारे में पता करेंगे कि क्लाइंट को करंट प्रॉब्लम क्या है, और जो फोर्सेस हैं, है ना, एनवायरमेंटल जो फोर्सेस हैं जो क्लाइंट के ऊपर डील कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उनको देखेंगे। विद इन द क्लाइंट, उस क्लाइंट के अंदर जो इमोशन है, जो थॉट प्रोसेस है ना, वो सारी चीज़ें उनको समझेंगे। जो फोर्सेस है क्लाइंट के अंदर एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट और क्लाइंट के अंदर के बीच में, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इट गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज द ट्रबल, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट, है ना। क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स है या सोशल फैक्टर्स है जो उस प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। व्हाट सॉल्यूशन इज सॉट, अब क्या सॉल्यूशन ढूंढा है क्लाइंट ने या उसके एनवायरनमेंट ने, फैमिली मेंबर्स ने, वो देखेंगे। व्हाट आर द मीन्स अवेलेबल विद इन द क्लाइंट हिज हर एनवायरनमेंट, और मीन्स क्या क्या अवेलेबल है, रिसोर्सेज जो क्लाइंट के पास अवेलेबल है उसके एनवायरनमेंट में, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो इन डायग्नामिक डायग्नोसिस देयर इज नो अटेम्प्ट टू डिग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, रेदर रीजंस फॉर द प्रॉब्लम आर ट्रेस्ड इन द करंट सिचुएशन, है ना। तो जो इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस था उसमें हम लाइफ हिस्ट्री पता करते हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि देर इज नो अटेम्प्ट टू डिग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे सिर्फ हम प्रॉब्लम के जो ट्रेसेस है वो करंट सिचुएशन में फाइंड करते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या क्या जो प्रॉब्लम के जो ट्रेसेस हैं वो हमको मिल जाए कि करंट सिचुएशन। हम तो मैक्सिमम फोकस यहाँ करंट सिचुएशन पे होता है ना। अब जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, द नेचर ऑफ सच डायग्नोसिस इज चेंजेबल। डायनेमिक का मतलब ही होता है चेंजेबल, बिकॉज इट इज द बिगिनिंग फेज ऑफ द सोशल केस वर्क प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये हमारी जो 3 डायग्नोसिस थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।